गुड इवनिंग। तो हम लोग इंटरफ्रेंस और बीट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। पहली बात, आगे से मैं इसको SW कहूंगा। हाँ। दूसरी बात, तुम जानते होगे ये इंटरफ्रेंस का एग्जाम्पल है। क्यों? एग्जाम्पल ऑफ इंटरफ्रेंस। और फिर इंटरफेरेंस में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई होंगी। जैसे कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए, किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस या फिर इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगी, अलग अलग होगी। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा पॉइंट, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, टाइम पीरियड वो सब सेम होना चाहिए। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो इंटरफेरेंस में होती थी वो यहाँ पे यूज होंगी कैलकुलेट में। ठीक। अब तीसरी बात, अब मेन यहाँ से है कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स, दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही हो, ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है उनका सुपरपोजिशन होगा। नहीं है, हर जगह पे मीट हो रही है तो उनका सुपरपोजिशन होगा। और मैंने आइडेंटिकल बोली है तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कंफर्म है कि ओमेगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये सेम है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी हो और सुपरपोजिशन हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है इंटरफेरेंस होगा। और इस इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसी को हम स्टेशनरी वेव कह देते हैं। बस हो गया। रिजल्टेंट जो भी वेव होगी इसी को हम बोल देते हैं स्टेशनरी वेव। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, दो आइडेंटिकल वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो वो हर पॉइंट पे मीट करेंगी, मीट सुपर इम्पोज करेंगी। आइडेंटिकल का मतलब ओमेगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनके सुपरपोजिशन से इंटरफ्रेंस होगा। और उससे फिर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। मतलब एक तरीके से ये हो गया, एक ये है, ये इधर को जा रही है, और एक ये है, ये इधर को जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है मान लो। तो इससे जो नेट बनेगी वो बनेगी स्टेशनरी वेव। अभी कैसे होगी उसका भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिफ्थ, अब तुम जानते होगे कि इंटरफ्रेंस में अगर A1 A2 के इक्वल ना हो तो हम वहां पे इक्वेशन 1 अप्लाई करते थे, याद है? हाँ, इक्वेशन 1 अप्लाई करते थे। लेकिन अगर A1 A2 के इक्वल हो तो फिर हम इक्वेशन 2 अप्लाई करते थे।
तो यहाँ पे हम लोग 99% केसेस में ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। और इस केस में तुम्हें याद होगा कि जो एम्पलीट्यूड आता था वो ट्वाइस ए नॉट कॉस पाई बाई टू, ये रिलेशन बनता था। और इस एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो टू ए नॉट आती थी ना। नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू ए नॉट आती थी। और उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते थे, क्यों? नहीं, उसको हम बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम उसको एंटी नोड बोल देते हैं, एंटी नोड। और आगे से हम एंटी नोड को ए से दिखा देंगे। लेकिन ए ध्यान रखना, वो एम्पलीट्यूड नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ए का मतलब एम्पलीट्यूड नहीं, बल्कि एंटी नोड कह दो। और इसी में तुम्हें याद होगा कि इसमें ए की जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो जीरो आती थी। और वो पॉइंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते थे। लेकिन यहाँ पे हम उसको नोड्स बोलते हैं। और इस नोड को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि ए की मैक्सिमम वैल्यू टू ए नॉट और ए की मिनिमम वैल्यू जीरो। एक को एंटी नोड और एक को नोड ये कह रहे हैं। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। अब ये बताओ कि जैसे ये था ना, एक ऐसे आ रही थी वेव और एक वेव ऐसे आ रही थी। और इससे जो बनी थी वो स्टेशनरी वेव बनी थी। और ये एक तरीके से एक्स एक्सिस है। अब इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स है ना। और वैसे भी इंटरफेरेंस की एक प्रॉपर्टी होती है ना, तुम्हें याद होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो, वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आता है। और जहां पे जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, कह लो। तो आगे से मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इस टाइप से दिखा दिया करूंगा फिर, ए एक्स या ए एक्स, इस टाइप से दिखा दूंगा, बस हो गया जो है। समझ गए ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैं इस टाइप से दिखा दूंगा। और इसकी वैल्यू किस से किस किस के बीच में वेरी करेगी, वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए नॉट। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7 पॉइंट। अब जो ओरिजिनल ये वाली वेव्स होती है ना, इनको ओरिजिनल वेव्स कह दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये आइडेंटिकल थी, ठीक है ना, आइडेंटिकल थी। तो इनके फिर लेमडा की वैल्यू भी सेम होगी। समझ में आ रहा है? बताओ कि दोनों की दोनों वेव्स, ओरिजिनल वेव्स आइडेंटिकल थी, तो उनके लेमडा की वैल्यू भी सेम थी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल वेव थी, ओरिजिनल जो वेव्स थी,
उसमें जो के होता था वो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता था ना। नहीं है, ओरिजिनल वेव में के की वैल्यू क्या होती थी? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई अपॉन के आएगी। अभी ये काफी यूज होना है। इसका मतलब लैम्डा/2 वो तुम्हें दिख रहा होगा पाई/के होगा, और लैम्डा/4 ये पाई/2 के होगा। ये भी काफी यूज होगा ये वाले टर्म। लैम्डा, लैम्डा/2 और लैम्डा/4 ये हो गए कैलकुलेट। ठीक है। तो ओरिजिनल वेव्स में के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो वहां से लैम्डा, लैम्डा/2 और लैम्डा/4 फाइंड करोगे। अब चलते हैं 8th पॉइंट। अब दो सक्सेसिव नोड्स या फिर दो सक्सेसिव एंटी नोड्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा/2 के इक्वल आती है। और लैम्डा/2 मैंने दिखाया था पाई/के के इक्वल है। ठीक है। और एक नोड और उसका एडजेसेंट एंटी नोड, नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, इनके बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा/4 या पाई/2 के। गोपी समझ में आई तेरे बात की नहीं आई? समझ में आ गई? ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं 9th पॉइंट। यहां से तुम्हें कुछ समझ में आना शुरू होगा, देखो ध्यान से देखना। अब मैं नोड को रेड से दिखा दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। तो ये पहला नोड बना, ये दूसरा नोड बना, ये तीसरा नोड बना, और ये मान लो चौथा नोड बना। ये तो नोड हो गए। और इसके बीच में एंटी नोड्स को मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ। इनके ठीक बीच में ये एंटी नोड 1 हो गया, ये एंटी नोड 2 आ गया, ये एंटी नोड 3 आ गया। अब दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस मैंने लैम्डा/2 बोली थी, जो पाई/के के इक्वल भी थी। ठीक है। और एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस मैंने लैम्डा/4 बोली थी, जो पाई/2 के इक्वल भी है। अब सुनो, एंटी नोड में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड था, क्यों? तो एंटी नोड का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा था, और ये मान लो यहां तक ऑसिलेशन करेगा, ट्वाइस ए नॉट तक। अब इसके बीच में कुछ ऐसा भी होगा ना, जैसे ये पता लगा 1.5 ए नॉट है इसका एम्पलीट्यूड, उसी के बीच में तुम्हें यहाँ भी दिखेगा उतने पे, ये एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ना। समझ में आ रहा है गोपी कुछ? फिर कुछ ऐसा भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड पता लगा ए नॉट है, तो इधर भी तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा कुछ ए नॉट, और यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड 0 है, क्यों? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि एंटी नोड पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड 2 ए नॉट। ठीक। उसके बाद फिर ऑब्वियस ही बात है 1.5 ए नॉट, 1.7 ए टॉन, 1.6 ए नॉट एंड सो ऑन। उसी टाइप से फिर यहाँ भी होगा कुछ, ये भी हो गया ना, इधर भी ऐसे ही कुछ होगा। तो लगा ये 2 ए नॉट आ गया, फिर इधर कहीं आ गया 1.5 ए नॉट, इधर कहीं आ गया ए नॉट,
एंड सो ऑन, ये कह लीजिए। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, ध्यान से देखना। इसमें मेन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसी टाइप से यहाँ आएगा। हाँ देखो, N1 एंड N2, और फिर उसके बाद N3 एंड N4, एंड सो ऑन। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स, वो सेम फेज में होंगे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दोबारा देख लो, N1 और N2, और फिर सीधे N3 और N4, इसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे, और एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंच रहे होंगे। अब वो एक अलग बात है कि उनके एक्सट्रीम अलग अलग होंगे। जैसे तुम ये बताओ कि इसका जो एक्सट्रीम होगा वो यहाँ पे होगा, इसका जो एक्सट्रीम होगा वो यहाँ पे होगा। बता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। N1 N2 के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, और N3 N4 के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब क्या है, एक साथ मीन को क्रॉस करेंगे और एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे। अब वो एक अलग बात है कि उनके एक्सट्रीम अलग अलग है, नहीं है, सब किसी का एक्सट्रीम अलग अलग है, ये कह लो। उसी टाइप से तुम्हें लग रहा होगा कि जो N2 और N3 है, N2 एंड N3, और उसके बाद फिर आएगा N4 एंड N5, क्यों? ये भी सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, ऑल पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे। बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे, ठीक। लेकिन ये वाला जो सेट ऑफ पार्टिकल्स है, और ये वाला जो सेट ऑफ पार्टिकल्स है, इनका आपस में फेज डिफरेंस कितना होगा? हाँ, ये बिल्कुल आउट ऑफ फेज होंगे, बस ये कह लो। ये पॉइंट समझने वाला है, और कुछ नहीं है जी। समझ गए ना, ये पॉइंट वो है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक बार फिगर और बना रहा हूं, देख। ऐसे समझ ले, मान ले ये N1 है, ये N2 है, ये N3, ये N4, ये N5, ये N6, और ये N7, ठीक है। अब सेम फेज में क्या है देख। जैसे मान लेना ये है, समझ में आई बेटा बात? ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, ऐसे समझ लेता हूँ। बता क्लियर हुआ? ये एक साथ ऊपर जा रहे हैं, ठीक। अब इनके बगल में जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले, ये भी सेम फेज में है। लेकिन ये उस समय किधर को जा रहे हैं बता, जो है ये नीचे को जा रहे हैं, बस हो गया जो है। ऐसे कह ले। अब ये हर लाइन की लेंथ मैंने अलग अलग क्यों की है, ये भी समझ में आ जाएगा तेरे। ये कह ले जो है, इस टाइप से हो गया जो है। तो ये सारे पार्टिकल सेम फेज में हो गए।
और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, फिर ये पार्टिकल्स ये सेम फेज में होगा। मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर होगा, क्यों नहीं है, काफी हद तक क्लियर होगा ये। अब सुनो मतलब एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ना ये N1 और N2 के बीच में पार्टिकल्स हैं, ये N2 N3 के बीच में है, N1 N2 N2 N3। तो ये ऐसे चल रहे हैं बेटा, ऐसे। अब समझ में आ गया बेटा, सारे के सारे पार्टिकल्स समझ में आ गए क्या है। इस टाइप से चल रहा है कि एक बार जो जब सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक। और अब मान ले मैं N1 और N2 के बीच में भी कोई पार्टिकल देखता हूँ, मान ले ये एंटी नोड वाला है, ये इसके बगल वाला है, तो ये एक साथ ऊपर गए, एक साथ मीन पे है, लेकिन दोनों के जो एक्सट्रीम थे वो अलग अलग थे। बता गोपी, समझ में आ रहा है बेटा। ये जैसे मैंने N1 N2 के बीच में लिए ना, इसके बीच में एक एंटी नोड है, इसके बीच में एक दूसरा पार्टिकल और है, तो ये एक साथ ऊपर गए, लेकिन दोनों के एक्सट्रीम क्या है बता, जो है अलग अलग है, ये खेल। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि N1 N2 N3 N4 N5 N6 ये सेम फेज में है, N2 N3 N4 N5 N6 N7 ये सेम फेज में, लेकिन वो आपस में फिर क्या है, आउट ऑफ फेज है। अब एक फिगर देखेगा तो उससे तेरे बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात क्या है। 10th। अब मैं केवल 3 पार्टिकल्स लेता हूं, हाँ, देख। ये वाला समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया समझ में। मान ले एक में ये ले लेता हूँ और 2 ये ले लेता हूँ, ठीक है। एक बीच में ले लेता हूँ, 2 ये ले लेता हूँ। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। और इसको एक काम करता हूँ, 1 2 3 ना। 4 5 और 6। अब क्या है ना इसमें देख, 2 और 5 ये एंटी नोड्स हैं, हाँ? इसका मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये 2a0 है, ठीक है। समझ में आया गोपी। उसके बाद 1 3 4 और 6 ये कुछ बीच वाले कुछ पार्टिकल्स हैं, लेट। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो a0 है। पहले तो पॉइंट तो क्लियर हो गया ना बिल्कुल क्या है। मैंने कुछ ही पॉइंट्स दिखा रहा हूं मैं जो है, ठीक। अब क्या है देख, t = 0 पे मान ले ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे, बता। बता क्लियर है कि नहीं, बता जो है ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे। तो इस समय ये बता, जो V2 है वो ω × 2a0 है, बता। बता जरा, ω × 2a0 है, और किधर को है, अपवर्ड्स। और इसी टाइप से ये बताओ V5 कितना है,
ओमेगा इंटू 2a0, क्यों? और ये किधर को है? डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गया होगा। और इसी टाइप से ये बता, V1 एंड V3 ये कितने हैं जरा बता। ओमेगा इंटू A0, लेकिन ऊपर को है। और इसी टाइप से V4 एंड V6 ये भी ओमेगा इंटू A0 हैं, लेकिन डाउनवर्ड्स हैं। अब समझ में आया कि मैंने लेंथ इसलिए क्यों वो दिखाई थी। समझ में आया ना, लेंथ मैंने क्यों छोटी बड़ी दिखाई थी बेटा जो है। तो ये तो t इक्वल टू 0 पे है। अब दूसरी फिगर बनाते हैं, देख। देखना है। अब मैं बना रहा हूं t इक्वल टू T/12 पे। ये ना स्ट्रिंग ऐसे बन गई होगी। अब ये जो 2 वाला पार्टिकल है कितना जा चुका होगा देख। ये A0 जा चुका होगा। और ये जो 1 वाला पार्टिकल है ये A0/2 जा चुका होगा। बता, ये समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? याद कर, SHM वाले दिन याद कर, ये t इक्वल टू T/12 पे। t इक्वल टू T/12 पे कहाँ से कहाँ तक पहुंचते थे जरा बता जो है। 0 से A/2 तक पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे बता पार्टिकल्स। इसका मतलब जो भी एम्पलीट्यूड होता था उसके हाफ पे पहुंचते थे, क्यों? उसके हाफ पे पहुंचते थे। तो ये हो गया, समझ गए ना। ये 1 है, ये 2 है। अच्छा ये बता, इस समय पे V2 कितना होगा बता जो है। V2 होगा ओमेगा अंडर रूट 2a0 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर अपवर्ड्स। बता, ये समझ में आया कि नहीं आया? V इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट A² माइनस X² या Y² होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये बता जो है। ये हो जाएगा। अब थोड़ा और इसको करते हैं, देख इलेबोरेट। अब मेरे को ये बता कि t इक्वल टू T/4 पे। ये बता, t इक्वल टू T/4 पे अब सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गए होंगे। बता, ये वाला पार्टिकल कहाँ पे पहुंच चुका होगा? 2a0 पे, क्यों? हाँ। और ये वाला पार्टिकल्स कहाँ पे पहुंच चुका होगा? A0 पे। ये कह दे। और इस टाइम पे जरा बताना V2 कितना हो चुका होगा। बता, इस टाइम पे V2 कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कहाँ पहुंच चुका है? एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है बस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ना वेव किस टाइप से बन रही है, क्यों? वेव किस टाइप से बन रही है, ये ऊपर को जा रही है, ये नीचे को जा रही है बेटा जो है। ठीक है। ये तो कभी कभी ना तुम्हें स्टेशनरी वेव इस टाइप से भी डिनोट की होगी, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें कभी कभी ना इस टाइप से भी दिखाया होता है बेटा जो है। ये ऐसे भी दिखाई होगी हाँ कभी तुम्हें, इस टाइप से। ऐसे भी दिखाई होती है इसमें। जैसे ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। तो लूप्स फॉर्म में दिखाई होगी। और ये बताओ कि एक लूप वो λ/2 का होगा ना, या π/k का? बता गोपी।
एक लूप बता λ/2 का होगा कि नहीं होगा बता जो है। अब तू कहेगा ऐसा क्यों दिखाया हुआ है? ऐसा एक्चुअल में ये दिखाया होता है कि ये जैसे ना बस ये बताते हैं कि ये इसमें ऑसिलेट करेगा, ये इसमें ऑसिलेट करेगा, ये इसमें ऑसिलेट करेगा, ये इतने में ऑसिलेट करेगा, इसको कहते हैं। ठीक। वो एक अलग बात है कि जिस टाइम पे ये ऊपर होगा उस टाइम पे दूसरा वाला किधर को होगा बता जो है, दूसरा वाला नीचे होगा। समझ गए ना? एक्चुअल में तो ये होगा बेटा जो है, जिस टाइम पे एक पोर्शन ऊपर है उस टाइम पे दूसरा पोर्शन क्या होगा, नीचे होगा। और उसी टाइप से अगर मैं दूसरे वाले को देखूं तो जब ये ऐसे होगा उस टाइम पे ये ऊपर होगा। देख। अच्छा वैसे तूने एक चीज देखी है कि जो है ना, जैसे कोई तूने एक तीली जलाई मान ले और उसको धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो तेरे को क्या होता है ना, तब तो तेरे को वो अलग अलग दिखाई देता है, आग जो लगी होती है उसको अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन अगर तुम उसको तेज घुमाने लग जाओ, ये बताओ एक तीली जलाई तुमने और उसको तेज घुमाने लग जाओ, तो तुम्हें आग जो होती है, वो फायर जो होती है, वो एक पूरी लाइन पे दिखती है कि नहीं दिखती है बता जो है। बता गोपी। एक लाइन पे दिखती है ना। एग्जैक्टली यहां भी होता है बेटा जो है, कि अगर मैं ऑसिलेशन तेज करवाने लग जाऊं तो तुम्हें ना साफ साफ लूप्स दिखाई देंगे, फिर अलग अलग नहीं दिखेगा, तुम्हें लूप्स दिखेंगे जो है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा बता जो है। अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम है तब तो तुम्हें इस टाइप से दिखेगा, मतलब अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है फिर तुम्हें सीधे सीधे ना लूप्स दिखेंगे, बस ऐसे ऐसे चलेगा, लूप्स दिखेंगे। ये कह लीजिए। तो तुम्हारा एक होम असाइनमेंट भी है, इंटरनेट में क्या करना, यूट्यूब में ना केवल स्टेशनरी वेव डाल देना, उसमें तुम देखना वो लूप्स कैसे बनते हैं, जो है किस टाइप से बनते हैं। समझ में आ गया ना? जब फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, अच्छा देखा हुआ है ना, हाँ, जब फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है तो तुम्हें लूप्स टाइप के दिखेंगे, बस ये कहते हैं। ठीक। तो अब फाइनली मैं देखो स्टेशनरी वेव को डिफाइन करता हूं, क्या है सुनो। इसका मतलब जो स्टेशनरी वेव है उसमें क्या है बताओ, सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, क्यों? ऑल पार्टिकल्स, एक्सेप्ट, चलो नोड्स कह दो, क्यों? एक्सेप्ट नोड्स व्हेन A1 = A2 हो, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा या टाइम पीरियड, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, क्यों? वेरिंग फ्रॉम 0 to 2A0, बता। ये बता क्लियर है कि नहीं है? स्टेशनरी वेव इसका मतलब क्या होगी, जिसमें सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम पीरियड वो तो सेम होगा, लेकिन जिनके एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2A0 तक, वहां तक वेरी करेंगे। ये कहते हैं। अब एक बात और बताओ कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव होगी, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये बता किस पे डिपेंड करनी चाहिए? डिपेंड्स अपॉन, नहीं वो तो बात ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इक्वेशंस ऑफ जो ओरिजिनल वेव्स थी उस पर डिपेंड करेगा ना। बता क्लियर है कि नहीं है? जो ओरिजिनल वेव्स थी उसकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा ना। अब वो एक अलग बात है कि यहाँ भी वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ही आएगा, जो तू कह रहा है वो ये होगा।
समझ गया ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ही आएगा, वो एक अलग बात है। तो अब मैं एक इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बना देता हूँ कोई सा एक केस लेकर के, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, लेकिन तुम्हें वेव लेट करनी पड़ेंगी, हाँ, ध्यान रखना लेट। मान लो एक वेव है ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, किधर को ट्रेवल कर रही है जरा बताओ ये? पॉजिटिव एक्स में, क्यों? और दूसरी वेव है मान लो ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ये तुम्हें लग ही रहा होगा नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। और जरा बताना ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ, ये बताओ। दीज आर टू आइडेंटिकल वेव्स, क्यों? टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्यों? ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। बता कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब इन्हीं के सुपरपोजिशन से नहीं है, इनके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होगा। और फिर इंटरफेरेंस से क्या होगा? स्टेशनरी वेव बनेगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, वो सुपर इम्पोजिशन होगा और उससे इंटरफेरेंस होगा और स्टेशनरी वेव बनेगी। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो y होगा वो y1 प्लस y2 होगा ना? मतलब y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया, ठीक। अब इसमें a नॉट तो ले लिया कॉमन, और तेरे को लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, बताओ। ए नॉट ले लिया कॉमन और साइन सी प्लस साइन डी ले लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मेरे ख्याल से ओमेगा बाई टू कॉस की एक्स। बताओ गोपी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ले लिया तो ये बन गया कि नहीं बन गया, बता जो है वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू में। तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ट्वाइस ए नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, और टू ए नॉट कॉस के एक्स को मैं ए एक्स लिख दे रहा हूं, साइन ओमेगा टी वाई। बता यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक बता कोई प्रॉब्लम है? y इक्वल टू मैंने लिख दिया ए एक्स साइन ओमेगा टी, और ये कह ले। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो y इक्वल टू ए एक्स साइन ओमेगा टी, वेयर ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ए नॉट कॉस के एक्स, क्यों? अब जरा ये बता कि इसमें से ये जो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है ना? बता, ये बता ये इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है कि नहीं, ये बता जो है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है, और ये किस टाइप की इक्वेशन है?
सेम एज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। भाई एसएचएम की इक्वेशन तो है, ये होता है इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन की तरह है कि नहीं, ये बता जो है। ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बता जो है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, हाँ, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये कह ले। जो कितना है बाय द वे, ए एक्स है, और ट्वाइस ए नॉट कॉस की एक्स है। बता समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बता। क्लियर है ना कि स्टेशनरी वेव की जो इक्वेशन होती है वो जो ओरिजिनल वेव्स थी उनकी इक्वेशन पे डिपेंड करती है, और मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया तुम्हें, और वो इक्वेशन बिल्कुल एसएचएम की इक्वेशन की तरह आ जाती है। बस डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, एक्स का फंक्शन होता है। तो यहाँ से भी कंक्लूजन वही निकल गया ना, देयरफॉर क्या हो गया, वही तो कंक्लूजन निकल गया कि स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। क्यों, ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट विद सेम ओमेगा बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। क्यों, ये कह ले बस हो गया। ये सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं सेम ओमेगा से। हाँ वही अभी सब आएगा, चिंता मत कर। ये तो पहले समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता जो है। ये हो गया। अब एक काम करते हैं जरा, ए एक्स इक्वल टू टू ए नॉट कॉस के एक्स को और उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। अब मैं जरा इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। ए एक्स इक्वल टू टू ए नॉट, कॉस की एक्स, इसको मैं थोड़ा और इलाबरेट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, ए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग रही है जरा बता। थोड़ा सा कैच पॉइंट है यहाँ पे, प्लस माइनस टू ए नॉट कहेगा तो चलेगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड में ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने प्लस लिखा टू ए नॉट या माइनस टू ए नॉट लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, बताओ क्या कह रहा हूं मैं। ए एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस या माइनस टू ए नॉट कहोगे चलेगा। ठीक, कहां पर, वेयर कॉस के एक्स ये प्लस या माइनस वन हो, ठीक, या के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, पाई हो जाए, टू पाई हो जाए, एंड सो ऑन, बता ठीक है। या एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, पाई अपॉन के हो जाए, टू पाई अपॉन के हो जाए, एंड सो ऑन, बता क्लियर है कि नहीं है। और ये बता ये कौन से वाले पॉइंट्स बनने हैं, एंटीनोड्स, बता ठीक है ना। ये एंटीनोड्स बने। अब सुन, पहला एंटीनोड यहां पे बन रहा है, क्यों, मान लो ये पहला एंटीनोड है, तो इसका मतलब ये दूसरा एंटीनोड है, ये तीसरा एंटीनोड है, क्यों। अब जरा देखना दो एंटीनोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बता जरा। डिस्टेंस बिटवीन
A1 और A2 कितनी है जरा बता। वो पाई अपॉन के है कि नहीं है बता जो है। पाई अपॉन के है। और पाई अपॉन के तेरे को याद होगा लैम्डा बाई 2 आता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता। लैम्डा बाई 2 आ गया। बस ये तो हम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे कि दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 या पाई अपॉन के होगी। बस हो गया। ये कह लेते तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब दूसरी बात सुन। ए एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी लिखूं? हाँ, 0। कहां पर? जहां पे कॉस की एक्स वो 0 हो जाए। इसका मतलब के एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन हो जाए। तो इसका मतलब एक्स कितना हो जाए बता जो पाई बाई 2 के 3 पाई अपॉन 2 के एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना। क्यों? और ये कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे? ये पॉइंट्स कहलाएंगे हमारे नोड्स कहलाएंगे। क्यों? समझ में आया? अब फिर से वही बात हो गई देख। अगर मान ले ये वाला नोड पहला नोड है और ये नोड दूसरा नोड है, तो जरा देखना डिस्टेंस बिटवीन N1 और N2 भी कितनी है। ये भी देख, तेरे को पाई बाई के ही दिख रही होगी। क्यों? पाई बाई के या फिर लेमडा बाई 2 ही दिख रही होगी। बस हो गया। पाई अपॉन 2 क्या आता है? क्या पाई अपॉन के आता है मेरे ख्याल से। पाई अपॉन 2 आता है ना। पाई अपॉन 2 के आता है बेटा। पाई अपॉन के आता है, ये हो गया। ठीक है। तो मेन हमारा क्या रहा ना, देख बताता हूँ तेरे को। मेन ये रहा, तब तेरे समझ में आएगी बात। जैसे ये था देख, एक वेव ये थी, एक वेव ये थी। हाँ। और इससे यहाँ पे ये मान ले A1 था, ये A2 था और ये A3 था। इसके बीच में नोड मिला है एक्चुअल में, N1 N2। ये वाली इक्वेशन क्या थी बता जो A0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स थी। और ये वाली इक्वेशन की थी A0 साइन ओमेगा t प्लस के एक्स थी। क्यों? समझ में आ रहा होगा। अब A1 तुम्हें कहाँ मिल रहा था जरा बता जो A1 तुझे मिल रहा था x = 0 पे। क्यों? और ये कहाँ पे मिल रहा था बता जो x = पाई बाई के पे या λ/2 पे। और ये मिल रहा था x = 2 पाई अपॉन के पे या लेमडा पे। अब समझ में आया बता। और ये कहाँ पे मिल रहा था? x = पाई अपॉन 2 के पे या λ/4 पे। और ये कहाँ मिल रहा था? x = 3 पाई अपॉन 2 के पे या फिर 3 λ/4 पे। बता, इसमें कोई डाउट है? ठीक।
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशंस के साथ में, समझ गए ना, इन दोनों इक्वेशंस के साथ में x इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट बन रहा है, वो कौन सा वाला पॉइंट बन रहा है बताओ जो है। x इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है एंटी नोड बन रहा है। हाँ, ये बन रहा है एंटी नोड, ये कह ले बस, हो गया। अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशंस चेंज करूंगा, ये भी ध्यान रखना, ध्यान देना, हाँ। इफ ओरिजिनल इक्वेशंस आर चेंज्ड, ओरिजिनल इक्वेशंस आर चेंज्ड, तो पोजीशन ऑफ नोट्स और एंटी नोट्स चेंज हो जाएंगी, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। देन पोजीशंस ऑफ, पोजीशंस ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स में चेंज, बाकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। बता क्लियर है या नहीं है? समझ गया ना कि अगर तुमने ओरिजिनल इक्वेशंस को चेंज किया तो बस केवल ये होगा कि नोट्स और एंटी नोट्स की पोजीशंस को चेंज, वो पोजीशन चेंज हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि चेंज हो जाए, ठीक है। बाकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रहेंगी, बस हो गया। अब एक काम करते हैं कि हमने ना तीन चीजें पढ़ ली हैं। एक तो हमने पढ़ लिया SHM, और एक हमने पढ़ लिया है साइन वेव, और एक हमने पढ़ लिया स्टेशनरी वेव। अब तीनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, तीनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, तो तुम्हारा सब कुछ ना रिवाइज भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, देखना, हाँ। सीरियल नंबर भी डाल ही देते हैं, चलो। यहाँ पे डाल रहा हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे SHM, यहाँ पे साइन वेव, यहाँ पे स्टेशनरी वेव। सबसे पहला, एक बात बताओ, SHM में सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना? बता। यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, क्यों? मोर देन वन पार्टिकल्स ऑसिलेट, क्यों? यहाँ भी एक से ज्यादा करते हैं। बता, इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है? बता, इसमें कोई कंफ्यूजन है? उसमें एक पार्टिकल करता है, उसमें एक से ज्यादा करता है। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे जो y होगा फंक्शन ऑफ t होगा, क्यों? वैसे वहां पे हमने y ने लिख के x लिख दिया था, नहीं है, ऐसे लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे y क्या होगा बता जो है, फंक्शन ऑफ x और t होगा। बता, यहाँ पे y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड t। और यहाँ भी क्या होगा, तब y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड t होगा। बता, इस वाले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? गोपी बता, इस वाले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? ये हो गया। तीसरी बात, अच्छा यहाँ तो एक ही पार्टिकल है ना, तो जैसे तेरे को पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, तो तू dy बाई dt कर सकता है।
और यहाँ पे पार्टिकल एक्सीलरेशन निकालना है, तो टू d2y अपॉन dt2 कर सकता है, बता। नहीं है। अब वो एक अलग बात है कि यहाँ पे जो पार्टिकल वेलोसिटी आएगी वो तेरे को याद होगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होगी, क्यों। और यहाँ पे जो पार्टिकल एक्सीलरेशन होगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होगा, क्यों। बताइए, क्लियर है ना। ये होगा। अब यहाँ पे जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी लेकिन वो डेल वाई अपॉन डेल टी होगी, क्यों। और इसी टाइप से जो पार्टिकल एक्सीलरेशन होगा ये भी डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू होगा, बता। और ये दोनों के दोनों ये फिर किसके फंक्शन होंगे, ये भी फंक्शन एक्स और टी के होंगे, क्यों। और यहां भी वही सेम ही लगेगा, क्यों। गोपी बता, कोई डाउट है इसमें। सेम का मतलब यही वाला। ठीक, लेकिन यहां पे जरा बताना वीपी एंड एपी वो किसके फंक्शन होंगे। वाई के कह सकता है, फंक्शन ऑफ टी कह सकता है, ये भी कह सकता है ना। ठीक है बेटा जो है, क्यों। हाँ, फंक्शन ऑफ टी हो गया, मेरे ख्याल से यहां तक भी क्लियर होगा ना क्या चल रहा है जो है, क्या कहानी चल रही है जो है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सीरियल नंबर, SHM, साइन वेव, एक सेकंड ना, और स्टेशनरी वेव। पूछ, हाँ पूछ, पूछ। अब कुछ ही दो चार ही क्लास रह गई हैं, है ना, उसके बाद तो सिलेबस हो ही जाएगा। तो देख लेते हैं। असल में मेरा कई बार ये होता है ना कि मेरा टाइम असाइनमेंट कई सारे रहते हैं जो है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम इसी टाइम पे रखूंगा बेटा जो है। अब ये बता, यहाँ पे जो वाई की इक्वेशन होती थी ना वो कुछ ऐसी नहीं होती थी बेटा जो है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, बता। या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, बता। ये होती है कि नहीं होती है। ये होती है। यहाँ पे क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई, क्यों। इक्वेशन पहचानना भी आना चाहिए ना तुम्हें बेटा कि किसकी बात चल रही है। या कह ले ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई, क्यों। ऐसी इक्वेशन बनती है इसमें तो। अच्छा, स्टेशनरी वेव की अभी अभी हमने पढ़ी है जो है, ये ध्यान रखना, अभी अभी पढ़ी है। तो वो कैसी थी देख, y इक्वल टू ए एक्स साइन ओमेगा टी पढ़ी थी। लेकिन जरूरी नहीं हो साइन ओमेगा टी हो, वो ऐसी भी हो सकती है, ए एक्स कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है, ध्यान रखना बेटा जो है। यहाँ पे ए एक्स कितना था, वो 2a0 कॉस के एक्स था। लेकिन वो भी जरूरी नहीं है कि कॉस ही हो, वो ऐसा भी हो सकता है ट्वाइस a0 साइन के एक्स भी हो सकता है। अब समझ में आया। ठीक। उसको रादर तुम ऐसे लिख दो, वो बेटर है, ए मैक्स कॉस के एक्स या फिर ए मैक्स साइन के एक्स, ये लिख लो। और यहां पे जो ए मैक्स होगा वो 2 टाइम्स a0 होगा, बस हो गया। बता, क्लियर है या नहीं है गोपी। इक्वेशन समझ में आ रही है क्या थी, हमने यहाँ पे ये वाली पढ़ी थी।
लेकिन जरूरी नहीं हो साइन ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है। और ए एक्स को हमने पढ़ा था 2a0 कॉस के एक्स, लेकिन जरूरी नहीं हो कॉस के एक्स हो, साइन के एक्स भी हो सकता है। और 2a0 की जगह ए मैक्स लिखोगे तो वो ज्यादा बढ़िया है जो है। तो वो 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव्स होगा। समझ गए ना, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ए मैक्स कितना होगा बेटा जो है, ए मैक्स होगा 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव्स। तो मेरे ख्याल से इस इक्वेशन का स्टाइल तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं होता, इसके इक्वेशन का स्टाइल समझ में आ गया होगा क्या है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। ये बता कि यहाँ पे जो डेल्टा फाई लिखूंगा मैं, ये केवल एक ही फॉर्मूला बनेगा ना, 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, या ओमेगा इंटू डेल्टा टी, बता। नहीं है, यहाँ तो एक ही पार्टिकल है ना, उसका अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमें फेज डिफरेंस पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे दो फॉर्मूले चल सकते हैं, क्यों, डेल्टा फाई वन, एक तो वो चल सकता है 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, इसका मतलब ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी टाइप से यहाँ पे डेल्टा फाई टू, ये 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, या फिर के इंटू डेल्टा एक्स। बता, कोई डाउट है इसमें, गोपी भैया बताओ, इसमें कोई डाउट है? ये सब हमने पढ़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा ये बता, कोई भी दो पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल्स, नोट्स को छोड़ देना, नोट्स तो थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये बता, कोई भी दो पार्टिकल्स या तो सेम फेज में होंगे, हाँ, या अपोजिट फेज में होंगे, बस हो गए, क्यों। मतलब ये जो डेल्टा फाई टू पढ़ा है ना हमने, ये डेल्टा फाई टू जो पढ़ा है बेटा जो है, ये कह सकते हो या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, क्यों। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, इसमें जो डेल्टा फाई टू हम पढ़ रहे हैं वो या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, बस ये ध्यान रखना, ये है। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्यों, कि एस एच एम, साइन वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस होता है, तो इनको देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट है, और वो है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन ए वेव। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन ए वेव। सबसे पहले चलते हैं एसएचएम में। ये होता है एसएचएम में एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का एक फॉर्मूला होता था ना, हाफ के ए स्क्वायर, या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बता। ये होता था। अब चलते हैं दूसरी बात, साइन वेव में एक टर्म आता था एनर्जी डेंसिटी का, क्यों, एनर्जी डेंसिटी का वर्ड आता था, और वो होता था हाफ रो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आता था, क्यों, एनर्जी डेंसिटी होता था, याद कर।
और ये होता था एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अब सुन, यहां पे ए की वैल्यू सब जगह पे सेम होती है ना? बता। ए की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है कि नहीं होती? बता, जो है हर पॉइंट पे सेम होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होगा ये फिर सेम रहेगा। क्यों? हाँ, इसका मतलब अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मैं सीधे सीधे एनर्जी डेंसिटी को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बता। बता, ये समझ में आई बात नहीं आई? अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये बता, अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरे को टोटल अगर मान ले एनर्जी निकालनी है तो मैं एनर्जी डेंसिटी को गिवन वॉल्यूम से क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक। लेकिन अब ये बता कि अगर ये स्टेशनरी वेव है तो इसमें जो ए था वो फंक्शन ऑफ एक्स था ना? हाँ, जिसको हमने ए एक्स बोला था। इसका मतलब जो एनर्जी डेंसिटी होगी ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। इसको मैं यू एक्स कह सकता हूं। इसका मतलब टोटल एनर्जी मुझे कैसे निकालनी पड़ेगी बताओ, जो है वो इंटीग्रेशन से निकालनी पड़ेगी। समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता। समझ में आ गया ना? एसएचएम में एक ही पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होता है। साइन वेव में कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो वहां पे एक एनर्जी डेंसिटी वर्ड आता है, लेकिन वहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो फिर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब सीधे मैं एनर्जी डेंसिटी को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूं। लेकिन स्टेशनरी वेव में मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा वो सुन। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं ना, डी ई किसी जनरल पॉइंट एक्स पे। क्यों? बता। अब डीई एट एक्स कैसे निकाल सकता हूं? यू एक्स पे, हाँ, इंटू छोटा सा वॉल्यूम एक्स पे। इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं। बस हो गया। ये कर लो। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, सुन। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है वो बताता हूं। जैसे ना, ये है, मान ले एक वेव ये है, दूसरे का एम्पलीट्यूड मैं अलग अलग ले लेता हूँ। ठीक है? मान ले ये है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है? ये A1 है, ये A2 है। इसकी एनर्जी डेंसिटी मान ली U1 है, इसकी एनर्जी डेंसिटी U2 है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, देख, ई टोटल कैसे निकाल सकता हूँ? U1 प्लस U2 को मल्टी ऐड कर दूं और इनटू गिवन वॉल्यूम से सीधे मल्टीप्लाई कर दूं। बता, ये भी लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता गोपी, तेरे को ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता जो है कि दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्यों? दोनों की मैं एनर्जी डेंसिटी को ऐड कर दूं और उसको फिर गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटीग्रेशन से बच जाऊंगा। अब वो एक अलग बात है कि U1 कितना रहा होगा? बता जो है U1 रहा होगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर A1 स्क्वायर। क्यों? और U2 कितना रहा होगा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर A2 का स्क्वायर। ये रहा होगा बस। ये है। तो मेरे ख्याल से स्टेशनरी वेव काफी हद तक समझ में आ गई होगी। बाकी जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है?
बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर, कल का लेक्चर ना 12:30 पे होगा बेटा, मॉर्निंग। कर लेगा अटेंड 12:30 पे? ठीक है, कल 12:30 पे रखते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय बेटा।